भोजन को अपनी औषधि बनाओ। करीब 1 साल पहले एक 62 वर्षीय महिला जो पिछले 5 सालों से पार्किंसन रोग से पीड़ित थी और उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी, मेरे क्लिनिक में आई। उस समय तक वो मदद के लिए बेताब थी। पार्किंसन के लक्षण विकसित होने से पहले वो बहुत अच्छी स्थिति में थी, एक प्रशिक्षित मैराथन धावक, लेकिन अब वो गंभीर कंपन से पीड़ित थी, जो इस बीमारी की पहचान है। इस महिला को उसके न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा दी गई दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ और उसके लक्षण लगातार बदतर होते गए। जब वो मेरे पास आई, तब तक उसका संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि वो मुश्किल से चल पा रही थी। वो हमारी पूरी मुलाकात के दौरान बैठी रही। उसका चेहरा सपाट और भावहीन था, जिसे पार्किंसंस का मौखौटा भी कहा जाता है। उसकी वाणी में रुकावट के कारण रोगी के पति ने ज्यादातर बातें कीं। मैंने अपने सामान्य रक्त परीक्षण करवाए और अपने निष्कर्षों के आधार पर इस रोगी को भोजन और पूरक कार्यक्रम पर रखा। मेरे चिकित्सक के सहायक ने 6 महीने बाद फोन पर अनुवर्ती परामर्श किया और रोगी को कुछ सुधार दिखाई दे रहे थे। उसके 6 महीने बाद, उससे पहली बार मिलने के 1 साल बाद, मैं उसी जांच कक्ष में वापस गया जहां मैंने पहली बार इस रोगी को देखा था। वो एक बिल्कुल अलग महिला थी। पहले तो मुझे लगा कि ये सचमुच एक अलग मरीज है। मैंने मान लिया कि मैंने गलती से ये जानकारी दर्ज कर दी है, गलत कमरे में। लेकिन वो वही थी। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और कोई कंपन नहीं था। उसके पति, जो उसके बगल में बैठे थे, मुझे देखते ही उछल पड़े और मुझे गले लगा लिया। मुझे मेरी पत्नी वापस देने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आंखें नम हो गईं। ये वही लड़की है जिससे मैंने शादी की थी। वो हर दिन दौड़ने लगी है। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। जल्द ही हम तीनों रो रहे थे और गले मिल रहे थे और आभारी दंपत्ति ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त किया, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ। मैंने उन्हें खाने और पूरक आहार का प्रोटोकॉल दिया। बाकी उपचार कार्य उन्होंने खुद किया और मेरे अद्भुत मरीज हर दिन यही काम करते हैं। हाल ही में मेरी एक और मरीज ने भी उतना ही उल्लेखनीय बदलाव देखा। इस बार वो हाई स्कूल की छात्रा थी। मूवमेंट डिसऑर्डर और पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम (POTS) विकसित होने से पहले वो एक प्रभावशाली एथलीट थी, जिसके कारण खड़े होने पर मरीजों को चक्कर आते हैं। जब वो मुझसे मिलने आई तो ये युवती केवल वॉकर के सहारे ही चल पा रही थी। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का भी निदान किया गया था। वो किशोरी थी और अब वो पब्लिक स्कूल नहीं जा सकती थी। वो वास्तव में शारीरिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रही थी। पार्किंसन से पीड़ित मेरी मरीज की तरह उसके रक्त परीक्षण के परिणामों के आधार पर मैंने इस युवती को अपने प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया। 1 महीने के भीतर वो छड़ी के सहारे चलने लगी और उसका अनियमित व्यवहार सामान्य हो गया। 1 साल बाद उसने छड़ी का इस्तेमाल छोड़ दिया, अपने रेगुलर स्कूल में वापस आ गई और कई खेल टीमों में भी खेल रही थी। उसमें आए बदलाव नाटकीय थे। कभी कभी वो अभी भी हल्के जुनूनी बाध्यकारी व्यवहार से जूझती है, लेकिन उनमें भी बहुत सुधार हुआ है। हाल ही में वो गाजर के बहुत शौकीन हो गई थी। हर दिन बहुत ज्यादा गाजर खाने लगी थी। मैंने उससे कहा कि इस तरह की लत मेरे लिए ठीक है। मैंने 30 साल के एक युवक को भी देखा जो दशकों से नशीली दवाओं और शराब की लत से जूझ रहा था। वो कई सालों से 12 से ज्यादा पुनर्वास केंद्रों और उपचार कार्यक्रमों में गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा था और नौकरी करने में असमर्थ था। बेशक उसका परिवार इस चिंता से परेशान था कि वो नशे की लत का एक और शिकार बन जाएगा। लेकिन मेरे अन्य रोगियों की तरह वो भी मेरे प्रोटोकॉल का पालन करके अपने स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने में सफल रहा है। वो अब कई वर्षों से नशे से दूर है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इन तीनों रोगियों को बिल्कुल एक ही प्रोटोकॉल पर रखा है और यही वो है जिसके बारे में आप इस पुस्तक में जानेंगे। क्या आप विश्वास करेंगे कि केवल खाद्य पदार्थों और पूरकों से बना एक प्रोटोकॉल इतनी अलग-अलग स्थितियों का सफलतापूर्वक इलाज कर सकता है? क्या होगा अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये न केवल सच है, बल्कि ये तीनों मरीज वास्तव में एक ही स्थिति से पीड़ित थे। ये बस प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग लक्षणों के रूप में प्रकट हो रहा था। मेरे परीक्षणों से पता चला कि ये मरीज और लगभग सभी जिनका मैं इलाज करता हूं, आंतों की पारगम्यता यानी लीकी गट और आंत डिस्बायोसिस से पीड़ित थे, जो माइक्रोबायोम में व्यवधान है, जिससे माइक्रोबायोटा का असंतुलन होता है।
यही उनके लक्षणों का कारण है। और अगर आप ब्रेन फॉग, मानसिक थकान, न्यूरोडीजेनरेशन, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, लत या अन्य व्यवहारिक या संज्ञानात्मक समस्याओं से पीड़ित हैं, तो ये सबसे अधिक संभावना है कि यही एक समस्या के कारण है। यह कैसे संभव है? आपके पेट और मस्तिष्क में मौजूद सूक्ष्म जीवों के बीच एक विशाल, अविश्वसनीय रूप से जटिल संचार प्रणाली है। पहली बार में इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तेजी से जमा हो रहे सभी सबूत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि आपके सूक्ष्म जीव ही इसके प्रभारी हैं। हम इस पुस्तक में इस प्रणाली का विस्तार से पता लगाएंगे, लेकिन संक्षेप में सूक्ष्म जीव आपके मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं, जो उसे आपको बताते हैं कि क्या सोचना है, कैसा महसूस करना है और यहाँ तक कि कैसे व्यवहार करना है। इन प्रणालियों के माध्यम से हमारे सूक्ष्म जीव मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों को संचालित करते हैं और यहाँ तक कि हमारे व्यक्तित्व और हमारी भावनात्मक स्थिति को आकार देने में भी मदद करते हैं। जैसा कि आप सीखेंगे, जब आपका आंत बायोम असंतुलित हो जाता है और रोगजनक बुरे कीड़े हावी हो जाते हैं, तो वे इन संचार प्रणालियों को हाईजैक कर लेते हैं और फैसले लेना शुरू कर देते हैं और आप और आपका मस्तिष्क इसकी कीमत चुकाते हैं। मैंने अपनी पिछली किताबों में तर्क दिया है कि हिपोक्रेट्स सही थे जब उन्होंने कहा था कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं। फिर भी कई चीजें इस पुस्तक के लिए शोध करते समय मैंने जाना कि किस तरह हमारे माइक्रोबायोम हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित कर रहे हैं। यह जानकर मैं वाकई हैरान रह गया। न केवल हिपोक्रेट्स सही थे कि सभी रोग आंत में शुरू होते हैं, बल्कि मैं ये भी तर्क दूंगा कि लगभग सभी मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, व्यक्तित्व, आदत आधारित और न्यूरोडीजेनरेटिव समस्याएं भी आंत में शुरू होते हैं। वास्तव में मैं इस पुस्तक के बाकी हिस्से में उस मामले पर बहस करूंगा। मैं जिस तरह के आश्चर्यजनक शोध को साझा करने जा रहा हूं, उसका एक छोटा सा पूर्वालोकन यह है कि मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारक, जिनके बारे में हम पहले सोचते थे कि उनका पेट से कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में उनका संबंध है। उदाहरण के लिए, मनुष्य सदियों से ये मानते आए हैं कि चंद्रमा के चरण व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमने इसे पहले कभी माइक्रोबायोम से नहीं जोड़ा। जबकि कई लोगों ने चंद्रमा के बारे में इन विचारों को महज अंधविश्वास के रूप में लिखा है। मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं एक ईआर डॉक्टर था, तो हमारे पास हमेशा पूर्णिमा की रातों में बहुत अधिक कर्मचारी होते थे। पूर्णिमा के दौरान यातायात दुर्घटनाओं की दर अधिक होती है। 2. द्विध्रुवीय विचार वाले रोगी भी चंद्रमा के चरणों को प्रतिबिंबित करने वाले मूड चक्र का अनुभव करते हैं। 3. हालांकि हम कभी भी यह नहीं समझ पाए कि चंद्रमा का हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई लोगों ने इसे चंद्र चक्र के साथ नींद में होने वाले बदलावों के कारण माना। समझ में आता है ना? थके हुए रोगियों के यातायात दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। शायद द्विध्रुवीय विकार वाले थके हुए रोगियों में अत्यधिक मूड स्विंग होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन आखिर चांद हमारी नींद की क्षमता को क्यों प्रभावित करता है? देखिए, हमारे माइक्रोबायोम की अपनी सर्केडियन लय होती है। कुछ बैक्टीरिया दिन के खास समय पर ज्यादा मात्रा में होते हैं। बेशक बैक्टीरिया चांद को नहीं देख सकते, लेकिन वे और उनकी सर्केडियन लय समुद्र के ज्वार की तरह इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित होते हैं। 5. और जैसा कि आप देखेंगे, माइक्रोबायोम में होने वाले बदलाव, यहाँ तक कि चांद के कारण होने वाले बदलाव, सीधे मूड, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और बहुत कुछ में बदलाव लाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे पश्चिमी आहार और विषाक्त वातावरण ने नस्तरीकरण के प्रति हमारे जुनून और उन जीवाणुओं को मारने की बात तो छोड़ ही दीजिए, हमारे माइक्रोबायोम को नष्ट कर दिया है। यही कारण है कि मेरे पास आने वाले लगभग हर मरीज में लीकी गट और डिसबायोसिस की समस्या है। यही कारण है कि हम न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, व्यसनों आदि में इतनी तेजी से वृद्धि देख रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आंत में शुरू होने वाली मानसिक और तंत्रिका संबंधी समस्याओं को भी आंत में ही रोका जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और यहाँ तक कि रोका भी जा सकता है। जिन रोगियों का मैंने उल्लेख किया है, उनकी तरह ही आप अपने स्वयं के संज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य में वाकई ड्रामेटिक बदलाव देखेंगे जब आप अपने माइक्रोबायोम को संतुलित कर लेंगे और यह एहसास करना शुरू कर देंगे कि आपके आंत से आपके मस्तिष्क तक सही संदेश भेजे जाने पर कैसा महसूस होता है। इसका परिणाम एक तेज दिमाग, स्वस्थ आदतें, बेहतर स्वास्थ्य की भावना और न्यूरोडीजेनरेटिव लक्षणों का उलट होना है। इस पुस्तक में दी गई कुछ जानकारी आपको चौंका सकती है। सच कहूं तो इसमें से बहुत सी जानकारी मुझे चौंका सकती है। ये हमें पुनर्विचार करने के लिए कहती है कि हम मनुष्य के रूप में कौन हैं और हम जिस तरह से कार्य करते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं, वो क्यों करते हैं।
लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये जानने से बहुत अधिक स्वतंत्रता और शांति मिलती है कि काफी हद तक हमारा मस्तिष्क हमारे माइक्रोबायोम के निर्देशन में है। हमें किसी लत या मस्तिष्क परिवर्तन के कारण अपराध या शर्म महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई भी चीज हमारी गलती नहीं है। ये भी हमारी गलती नहीं है कि हमने अनजाने में उन सूक्ष्म जीवों को मार दिया है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। हमें बस गलत जानकारी दी गई है। जैसा कि माया एंजेलो ने कहा, जब तक आप बेहतर नहीं जान लेते तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, फिर जब आप बेहतर जान लें तो बेहतर करें। मुझे विश्वास है कि आप अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं और इस पुस्तक के अंत तक आप बेहतर जान जाएंगे और बेहतर करने की क्षमता रखेंगे। इस पुस्तक में हम सबसे पहले उन आकर्षक तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे माइक्रोबायोम मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। फिर हम इस बात पर बारीकी से नजर डालेंगे कि डिसबायोसिस और लीकी गट किस तरह से नशे की लत, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और न्यूरोडीजेनरेशन जैसी सामान्य मस्तिष्क स्थितियों का कारण बन सकते हैं। अंत में मैं आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर चुनने के लिए 2 खाद्य योजनाएं प्रदान करूंगा जो आपको संतुलित माइक्रोबायोम के लिए खाने का सही तरीका सिखाएंगी और इसलिए एक तेज, ऊर्जावान, स्वस्थ और संपन्न मस्तिष्क। अब समय है बेहतर करने का। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। अध्याय 1। दिमाग के लिए बकवास। 1800 के दशक में सबसे ज्यादा चर्चित सेलिब्रिटी विवादों में से एक, मानो या ना मानो, 2 फ्रांसीसी रसायनज्ञों के बीच था, लुई पास्चर और एंटोनी बिचैम्प, उनके सहयोगी क्लॉड बर्नार्ड के साथ। संभावना है कि आपने इनमें से सिर्फ एक वैज्ञानिक के बारे में सुना होगा, जिसका मतलब है कि उसने बहस में जीत हासिल की। ये सच है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता, या उससे भी ज्यादा नहीं। पास्चर और बिचैम्प रोगाणुओं के बारे में लड़ रहे थे, जिन्हें सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। जैसा कि आप शायद जानते हैं, ये बहुत छोटे जीवित जीव हैं जो नग्न आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे हैं, और इनमें वायरस, बैक्टीरिया, आर्किया, कवक और प्रोटिस्ट शामिल हैं। दोनों पुरुष इस बात पर सहमत थे कि ये सूक्ष्म जीव मौजूद थे। हालांकि इस बात पर कुछ बहस थी कि उनमें से किसने सूक्ष्म जीवों की खोज की और किण्वन में उनकी भूमिका क्या थी। हालांकि वे मुख्य रूप से इस बात पर असहमत थे कि क्या ये सूक्ष्म जीव वस्तुनिष्ठ रूप से अच्छे या बुरे थे। पास्चर का मानना था, और इसे तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया, कि सूक्ष्म जीव बुरे होते हैं। उनके द्वारा विकसित पास्चराइजेशन, जिसके लिए वे सबसे अधिक जाने जाते हैं, ने दूध को आंशिक रूप से निष्फल कर दिया। इस प्रक्रिया ने सूक्ष्म जीवों को मार दिया और दूध को पीने के लिए सुरक्षित बना दिया। लेकिन पास्चर ने इस विचार को एक कदम आगे बढ़ाया, ये दावा करते हुए कि सूक्ष्म जीव बीमारी का कारण बनते हैं और इसलिए उन्हें मारना हमेशा इलाज होता है। इसे रोगों के रोगाणु सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा का मूल है। 1. पास्चर के दिनों से ही बीमारियों को रोकने और ठीक करने के लिए कीटाणुओं को मारने की दिशा में बहुत प्रयास किए गए हैं, जिसे नसबंदी भी कहा जाता है। बस उस हैंड सैनिटाइजर के बारे में सोचें जिसे आप अपने साथ लेकर चलते हैं। डॉक्टर द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक दवाओं की अंतिम दौर की तो बात ही छोड़िए। एक समाज के रूप में हम कीटाणुओं को मारना पसंद करते हैं। बेशक कुछ खास बैक्टीरिया, जैसे कि कुछ ई कोलाई और साल्मोनेला, रोगजनक होते हैं और इसलिए संभवतः मर जाना बेहतर होता है। लेकिन पास्चर का रोगाणु सिद्धांत केवल आंशिक रूप से सही था और उनके प्रतिद्वंद्वी बिचाम्प को ये पता था। बिचाम्प का तर्क था कि ज्यादातर कीटाणु अपने आप में समस्या नहीं थे और वे केवल तभी बीमारी का कारण बनते हैं जब वे जिस पर्यावरणीय क्षेत्र में रहते हैं उसमें गड़बड़ होती है, जिससे मेजबान बीमारी के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। दूसरे शब्दों में, सूक्ष्म जीव केवल तभी बीमारी का कारण बन सकते हैं जब शरीर की परिस्थितियां उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ने देती हैं। बिचैम्प का यह भी मानना था कि नसबंदी ए असंभव है और बी बहुत खतरनाक है। उनका मानना था कि सूक्ष्म जीव मनुष्य और सभी जीवित चीजों का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। 2. दुख का मामला ये है कि बिचैम्प के तर्क को कोई समर्थन नहीं मिला,
पास्चर एक शानदार पारिवारिक वक्ता थे और 1863 में उन्होंने कथित तौर पर नेपोलियन III का अटूट समर्थन प्राप्त किया जब उन्होंने साबित किया कि शराब बैक्टीरिया के संदूषण से खराब हो जाती है। 2007 में 10 वर्षीय मानव माइक्रोबायोम परियोजना के आगमन के साथ अब हम जानते हैं कि ये बिचैम था, न कि पास्चर जो सही था। हर दिन हम अपने अंदर और आसपास रहने वाले सूक्ष्म जीवों की विशाल संख्या के बारे में चौंकाने वाली नई चीजें सीख रहे हैं, और ये तो छोड़ ही दीजिए कि वे हमारे अपने मेजबान के स्वास्थ्य और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में और हमारे शरीर पर मौजूद सूक्ष्म जीव जो कुल मिलाकर हमारे होलोबायोम का निर्माण करते हैं, मुख्य रूप से हमारी आंतों में रहते हैं। इसे आमतौर पर हमारा माइक्रोबायोम कहा जाता है, लेकिन हमारे शरीर के कई अन्य हिस्सों में सूक्ष्म जीवों का अपना मिश्रण है। ये सूक्ष्म जीव हमारे अभिन्न अंग हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अब हम अपने होलोबायोम के बारे में जो जानते हैं उसके आधार पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि हम मनुष्य के रूप में कौन और क्या हैं। क्या हम अकेले प्राणी हैं या मानव और सूक्ष्म जीवों के संयोजन से बने सहजीवी समुदाय हैं? यदि आप मानते हैं कि आप पहले वाले हैं तो वर्ष के अंत तक मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपकी सोच बदल देगी। असल में मैं इसे कई तरीकों से बदलना चाहता हूँ। होलोबायोम। आइए संख्याओं को देखकर शुरू करें। अब हम मानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग आधी कोशिकाएं मानव हैं और बाकी आधी सूक्ष्म जीव हैं। 3 बैक्टीरिया हमारे शरीर के द्रव्यमान का लगभग 1 से 3% हिस्सा बनाते हैं, जो शरीर में सबसे बड़ा फैला हुआ अंग तंत्र बनाते हैं, जो कम से कम लिवर जितना ही चयापचय रूप से सक्रिय होता है। अकेले आंत के माइक्रोबायोम में कम से कम 10,000 अलग-अलग प्रजातियों के कम से कम 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। साथ ही वायरस, कवक और अन्य सूक्ष्म जीवों की अभी तक अनिर्धारित संख्या होती है। हमारे पास 700 प्रजातियों के बैक्टीरिया वाला एक मौखिक बायोम और 1000 अलग-अलग प्रजातियों वाला एक त्वचा बायोम भी है। वास्तव में हमारे शरीर के हर हिस्से में बैक्टीरिया होते हैं जो बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं। इसमें हमारे फेफड़े, स्तन नलिकाएं, योनि, गर्भाशय, मूत्रवाहिनी और प्रोस्टेट शामिल हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना माइक्रोबायोम होता है। इन सूक्ष्म जीवों में 3 मिलियन से ज्यादा जीन होते हैं, जबकि मानव जीनोम में सिर्फ 23,000 जीन होते हैं। हाँ, आपके अंदर इंसानों के जीन से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये आपको थोड़ा भी डराता है तो मैं वादा करता हूं कि ये सिर्फ हिमशैल का सिरा है। अब इस बात के सबूत हैं कि हमारे शरीर के उन हिस्सों में बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें हम अब तक बांझ मानते आए हैं। उदाहरण के लिए, स्वस्थ इंसान के खून में बैक्टीरिया होते हैं 4, और हमने हाल ही में पाया है कि मस्तिष्क का अपना माइक्रोबायोम होता है। ये सही है, स्वस्थ मनुष्य और चूहे दोनों के मस्तिष्क में बैक्टीरिया पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मस्तिष्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ऐसी प्रजातियों के हैं जो आंत में आम हैं। 5, इससे ये सवाल उठता है, क्या ये बैक्टीरिया सामान्य रूप से हमारे मस्तिष्क में रहते हैं या ये हमारी आंत से हमारे मस्तिष्क में आए हैं? इस बारे में और जानकारी आने वाली है। आप देखिए, मैं इस अध्याय के शीर्षक के रूप में दिमाग के लिए बकवास शब्द का इस्तेमाल अपमान के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में कह रहा हूँ। सिर्फ हमारे पास बैक्टीरिया ही नहीं है हमारे मस्तिष्क में, लेकिन हमारी आंतों और पूरे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया काफी हद तक हमारे मानव मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसे निर्देशित करते हैं। इस पुस्तक में आप जो सीखेंगे वो ये है कि ये सूक्ष्म जीव सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं रहते, चाहे वो हमारी आंतों में हो या हमारे खून में या हमारे दिमाग में। बहुत हद तक वे हमें नियंत्रित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसमें हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। हम कौन से खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं और हम नशे की लत से पीड़ित होंगे या नहीं, अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझेंगे या न्यूरो डिजेनरेशन का शिकार होंगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये एक अतिशयोक्ति है तो मैं आपको वादा करता हूं कि ऐसा नहीं है। उम्मीद है आप ये समझने लगे होंगे कि हमारे पेट के दोस्त सभी बुरे नहीं होते, और ये कि एक और मिथक को तोड़ते हुए वे केवल भोजन पचाने में हमारी मदद करने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। और जब भोजन पचाने की बात आती है तो बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां अत्यधिक विशिष्ट होती हैं।
उदाहरण के लिए कुछ प्रजातियां स्टार्च को तोड़ती हैं जबकि अन्य प्रोटीन को किण्वित करती हैं। फिर वे विटामिन, खनिज और प्रोटीन को ठीक उसी जगह पहुंचाते हैं जहां आपके शरीर में उनकी जरूरत होती है। जैसा कि मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, आपके पेट के साथ ही आपके अंतःस्त्रावी तंत्र, आपके तंत्रिका तंत्र, आपके मस्तिष्क सहित और आपके अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र को भी नियंत्रित करते हैं। आंत मस्तिष्क अक्ष आपके माइक्रोबायोम और इन 3 महत्वपूर्ण प्रणालियों के बीच द्विदिशीय संचार चैनल है जो जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। 6. आंत मस्तिष्क अक्ष के माध्यम से आपका माइक्रोबायोम आपके प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य शिक्षक और देखभाल करने वाला है। जब कोई भी चीज बाहरी दुनिया से आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके आंत के साथ ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट संदेश भेजते हैं जो या तो हमला करने के लिए कहते हैं क्योंकि ये अपरिचित है और खतरा हो सकता है, या ये एक पहचाना जाने वाला खतरा है, या पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि ये परिचित है और पहले से ही सुरक्षित माना गया है। लेकिन जब ये संकेत पार हो जाते हैं तो ये हमारे भीतर मेजबान समझे के भीतर कई समस्याओं को जन्म देता है। होलोबायोम, इसे थोड़ा और दार्शनिक रूप से कहें तो माइक्रोबायोम हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारे स्व और गैर स्व यानी एक आक्रमणकारी का हिस्सा क्या है और क्या वो गैर स्व एक खतरा है या नहीं के बीच अंतर करने में मदद करता है। इस पर हमला किया जाना चाहिए। क्या ये हमारे भीतर मौजूद सूक्ष्म जीवों को हमारा हिस्सा नहीं बनाता है और इस आवाहन को हमारा हिस्सा नहीं बनाता है? लेकिन मैं विषय से भटक रहा हूं। दुर्भाग्य से बेचैम को उनके समय में ज्यादातर एक ढोंगी के रूप में ही लिखा गया था और बीमारियों के रोगाणु सिद्धांत को ही प्रचलित किया गया। इसने हमें न केवल हमारे होलोबायोम के जबरदस्त महत्व को अनदेखा करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि हमारे अंदर के सूक्ष्म जीवों, जिन्हें मैं अपने पेट के दोस्त कहता हूं, के साथ पूरी तरह से दुश्मनी का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हमने उन्हें उन खाद्य पदार्थों से वंचित कर दिया है जिनकी उन्हें पनपने के लिए जरूरत है, और हमने उन्हें घरेलू उत्पादों, कीटनाशकों और जाहिर है एंटीबायोटिक्स और नसबंदी के साथ सीधे नष्ट कर दिया है। ये कई महामारियों और स्वास्थ्य संकटों के रूप में एक भयानक कीमत पर आया है जिनसे हम आज पीड़ित हैं। मानसिक स्वास्थ्य संकट, ओपियॉइड संकट, ऑटिज्म निदान में भारी वृद्धि और मनोभ्रंश, पार्किंसंस और अल्जाइमर रोग में वृद्धि में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हालांकि इस पुस्तक में मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि ये सभी हमारे माइक्रोबायोम के विनाश से सीधे कैसे जुड़े हैं। जैसा कि बेचैम्प ने चेतावनी दी थी, हमने अपने आंतरिक क्षेत्र को बाधित कर दिया है और हमारा दिमाग अब इसकी कीमत चुका रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लुइस। डिसबायोसिस किसी अन्य नाम से। तो जब बेचैम्प ने हमारे भूतक के बारे में बात की तो उनका वास्तव में क्या मतलब था? आइए एक पल के लिए रुकें और भूतक को एक अलग नाम दें जिसे आप अधिक आसानी से पहचान सकें। पारिस्थितिकी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पारिस्थितिकी को जीव विज्ञान की उस शाखा के रूप में परिभाषित करती है जो जीवों के एक दूसरे से और उनके भौतिक परिवेश से संबंधित है। सुनने में ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसा लगता है ना? एक जीव दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो पौधा हो, कीट हो, कवक हो, पक्षी हो या स्तनपायी हो। वे सभी उस अनोखे वातावरण में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही है जिसे बेचैम्प हमारे भूतक के रूप में वर्णित कर रहे थे। तो आंत में ऐसी कौन सी पारिस्थितिक परिस्थितियां थीं जो कथित तौर पर एक मेजबान को बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाती थीं? अब हम जानते हैं कि स्वस्थ आंतरिक भूतक, जो एक अच्छी तरह से काम करने वाले मस्तिष्क के लिए मंच तैयार करता है, होमियोस्टेसिस की स्थिति में मौजूद होता है। इस अवस्था में परस्पर निर्भर तत्वों के बीच एक स्थिर संतुलन होता है। इस मामले में विभिन्न सूक्ष्मजीव प्रजातियों और सूक्ष्मजीवों के अन्य रूपों के बीच। यहाँ मुख्य शब्द हैं स्थिर और अन्योन्याश्रित। भूतक की स्थिरता। स्थिर इलाके में मौजूद आंत के जीवाणुओं का सटीक मिश्रण बिना किसी उतार चढ़ाव के लंबे समय तक स्थिर रहना चाहिए। 7. आपका माइक्रोबायोम जितना अधिक स्थिर होगा, उतनी ही जल्दी ये अल्पकालिक व्यवधान के बाद वापस आ जाएगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी रोगजनक के संपर्क में आते हैं या जब आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है। ये एक कारण है कि कुछ लोग रोगजनक के संपर्क में आने पर बहुत बीमार हो जाते हैं और अन्य जल्दी ठीक हो जाते हैं। बाद वाले मरीज के मामले में माइक्रोबायोम अधिक स्थिर था और इसलिए तेजी से वापस आने में सक्षम था।
8 अगर, और ये एक महत्वपूर्ण अगर है, आपके पास आंत के साथियों का सही मिश्रण है तो वे आपके माइक्रोबायोम को स्थिर रखने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जिससे एक स्वस्थ होम्योस्टेटिक इलाके में योगदान मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक या अधिक बैक्टीरिया की प्रजातियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, जिससे माइक्रोबायोम की ओवरऑल स्थिरता को खतरा होता है, तो कीस्टोन प्रजाति कहे जाने वाले बैक्टीरिया पर्यावरण को बदलकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे उन बैक्टीरिया के लिए प्रजनन करना अधिक कठिन हो जाता है जो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब स्यूडोमोनास एरुजिनोसा नामक एक बुरा कीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो कीस्टोन प्रजातियां एसिटिक एसिड छोड़ती हैं। ये बुरे कीड़े के विकास को रोकता है। माइक्रोबायोम स्थिरता इतनी महत्वपूर्ण है कि बैक्टीरिया की कीस्टोन प्रजातियां इस उद्देश्य के लिए उपस्थित हैं। 11 एक कोशिकीय जीव वास्तव में संवेदना, प्रतिक्रिया और निर्णय लेते हैं। संक्षेप में, वे सोचते हैं। अब रुकिए, एक कोशिकीय जीव हमारी तरह सोचते नहीं हैं। उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन उनके पास जो बुद्धिमत्ता है वो वाकई अद्भुत है। वो ये भी जानते हैं कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए उनकी तरह के कितने अन्य लोगों की आवश्यकता है, और वे गिन सकते हैं कि क्या यह सही संख्या मौजूद नहीं है। इसे कोरम सेंसिंग कहा जाता है, जो अन्य बातों के अलावा उनकी संख्या को स्थिर रखता है। भूभाग की अन्योन्याश्रितता। आपके आंत के साथी एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे के साथ लगातार संवाद करते हैं ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें। सभी का लक्ष्य आपको स्वस्थ और समृद्ध रखना है। आखिरकार, आप अपने माइक्रोबायोम का घर हैं। आपके शरीर के निवासी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। हालांकि क्योंकि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिसका अर्थ है कि वे काम करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, आपके सूक्ष्म जीव अपना काम तभी कर सकते हैं जब आपके पास सही संतुलन और निवासियों का विविध मिश्रण हो। जिस तरह विविधता मनुष्यों के समूहों के लिए लाभदायक साबित हुई है, क्योंकि ये अंतर दृष्टिकोणों के एक मूल्यवान मिश्रण की ओर ले जाते हैं, यह आपके पेट के दोस्तों के लिए भी आवश्यक है। पारिस्थितिकी में सिम्पसन और शैनन जैसे विविधता सूचकांक का उपयोग वर्षावन के स्वास्थ्य को रेट करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक विविध आंत बायोम सीधे स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़ा हुआ है। 12 जैसे जैसे आपके पेट के साथी आपको जीवित और तंदुरुस्त रखने के लिए अपने अपने काम पूरे करते हैं, वैसे वैसे वे काम पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अक्सर अगले चरण को पूरा करने के लिए कहावत के अनुसार दूसरी प्रजाति को काम सौंप देते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण वो है जिसे सहकारी पाचन कहा जाता है। यह तब होता है जब एक प्रकार का बैक्टीरिया अपने पाचन प्रक्रिया के माध्यम से जो यौगिक बनाता है, वह दूसरे बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाता है। जैसे जैसे वे बैक्टीरिया यौगिक को पचाते हैं, वे एक और यौगिक बनाते हैं जो तीसरी प्रजाति के लिए भोजन बन जाता है। सुंदर। लेकिन अगर आप इनमें से एक या अधिक प्रजातियों को खो देते हैं तो पूरा सिस्टम टूटना शुरू हो सकता है। वास्तव में कम माइक्रोबियल विविधता मस्तिष्क के पतन और कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जुड़ी है। 13, 14, 15। लेकिन उन रोगाणुओं का क्या जिन्हें पाश्चर मारने के लिए इतने उत्सुक थे? क्या वे इस सूक्ष्म जीव विविधता का हिस्सा हैं? हाँ, वे हैं। यह पता चला है कि एक स्वस्थ, स्थिर और परस्पर निर्भर माइक्रोबायोम में कुछ बुरे लोग और यहां तक कि परजीवी भी शामिल हैं। 16 जैसा कि बेचैम्प ने सही कहा है, दावा किया गया है कि केवल तभी जब भूभाग बाधित होता है तब बुरे कीड़े समस्या बन जाते हैं। हालांकि हमारे पास कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह अक्सर दोहराया गया है कि 1895 में अपनी मृत्युशैया पर पाश्चर ने आखिरकार स्वीकार किया, बर्नार्ड के पास कोई कारण नहीं है, ले माइक्रोब नेस्ट रिएन, ले टेरेन एस्ट टाउट। बर्नार्ड सही थे, माइक्रोब कुछ नहीं है, भूभाग ही सब कुछ है। मुझे इस किस्से को सच मानना अच्छा लगता है, लेकिन यह वास्तव में मायने नहीं रखता। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत वायरस की तरह फैल चुका था, समझ गए? और इस तथ्य के रूप में इतना व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि पीछे मुड़ना संभव नहीं था। और तब से लेकर अब तक के वर्षों में हमने अपने आंतरिक भूभाग को नष्ट करने के लिए बिल्कुल सही परिस्थितियां बनाई हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों और पदार्थों से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और हमारे बाहरी शाब्दिक मिट्टी के साथ व्यवहार करने के तरीकों तक।
बेचैम्प और बर्नार्ड को खारिज किए जाने के लगभग 200 साल बाद हम अभी-अभी अपने आंतरिक भूभाग के महत्व और जटिल कार्यप्रणाली को समझना शुरू कर रहे हैं। अब हम एक बाधित माइक्रोबियल भूभाग को आंत के डिसबायोसिस के मामले के रूप में संबोधित करते हैं, और यह न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोडीजेनरेटिव, मनोवैज्ञानिक और कई अन्य प्रकार की बीमारियों की जड़ है। 17 बर्नार्ड सचमुच सही थे। मौत पेट से शुरू होती है। अगर आपको वैज्ञानिक दीर्घायु अध्ययन पढ़ने की आदत है तो संभावना है कि आप सी एलिगेंस नामक एक छोटे कीड़े के बारे में जानते होंगे। इन हानिरहित छोटे जीवों, और मैं लिंग भेद नहीं कर रहा हूं, कोई मादा सी एलिगेंस नहीं है, केवल नर और इंटरसेक्स हैं, का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। पहला, सी एलिगेंस एक बहुत ही सरल जीव है जिसका जीवनकाल केवल 2 से 3 हफ्ते का होता है। दूसरा, वे लगभग पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं, इसलिए यह देखना आसान है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। और तीसरा, उनमें मनुष्यों के समान कई आवश्यक जैविक विशेषताएं होती हैं। विशेषकर सी एलिगेंस उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन करने में सहायक है, क्योंकि यह जीवन के कई अलग-अलग चरणों से गुजरता है जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है, थोड़े समय में ही देखा जा सकता है। और यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हमारी अपनी प्रक्रिया को दर्शाती है। वास्तव में सी एलिगेंस के जीवन काल को बढ़ाने के लिए सिद्ध किए गए लगभग हर अंतरक्षेप को रीसस बंदर की बायोलॉजिकल जटिलता तक के जानवरों में पुनरावृत्ति पाया गया है। विशेष रूप से सी एलिगेंस की आंत उनका सबसे बड़ा और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो इसके द्रव्यमान का 1/3 हिस्सा बनाती है, और इसका अपना माइक्रोबायोम है। मनुष्य भी इसी तरह हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग है, सच्चाई ये है कि हमारी आंत की दीवार पर कुछ भी नहीं है, जिसका सतही क्षेत्र कम से कम 1 टेनिस कोर्ट या शायद 2 टेनिस कोर्ट के बराबर है। इसे आंतों का उपकला कहा जाता है, जो छोटी और बड़ी दोनों आंतों की एक कोशिकीय सतही परत है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। कोशिकाओं की एक परत ही वो चीज है जो आपके और आपके द्वारा निगली जाने वाली हर चीज के बीच खड़ी होती है। हमारे मित्र सी एलिगेंस में भी यही डिजाइन दोष दोहराया गया है। मनुष्यों और सी एलिगेंस में आंतों की उपकला या कोशिका भित्ति कोशिकाओं के बीच तंग जंक्शनों से बनी होती है, जो सब कुछ अपनी जगह पर रखती है। भोजन और बैक्टीरिया आंतों के अंदर और बाकी सब कुछ बाहर। 18 जब आंत की दीवार की बात आती है तो मैं ये कहना पसंद करता हूं कि अच्छी बाड़ अच्छे पड़ोसी बनाती है। ये सी एलिगेंस और हम दोनों के लिए सच है। इसकी पारदर्शिता के कारण हम आसानी से देख सकते हैं कि सी एलिगेंस की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया इस आंत की दीवार द्वारा संचालित होती है। जैसे जैसे कृमि की उम्र बढ़ती है, आंत की दीवार छिद्रपूर्ण हो जाती है और बैक्टीरिया आंत से बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं। इसे हम लीकी गट कहते हैं। इस बिंदु पर सी एलिगेंस जल्दी से खराब होने लगता है। ये कम खाना शुरू कर देता है और कम सक्रिय हो जाता है और अंततः स्थिर हो जाता है और फिर ये मर जाता है। परिचित लग रहा है? ये वही उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है जो हम मनुष्यों के रूप में अनुभव करते हैं, बस ये तेजी से बढ़ जाती है। दोनों प्रक्रियाएं आंत की दीवार की बढ़ती पारगम्यता से प्रेरित होती हैं। इससे सूजन होती है, जो मस्तिष्क और शरीर में कहीं और में परिवर्तन का कारण बनती है, जो अन्य चीजों के अलावा भूख और गति को समन्वित करती है। हम पहले ही ये स्थापित कर चुके हैं कि हिप्पोक्रेट्स सही थे कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं, लेकिन जितना अधिक मैं सीखता हूं, उतना ही मैं इसे एक कदम आगे ले जाने के लिए तैयार हूं और कहता हूं कि मृत्यु पेट से शुरू होती है। एक बार जब ये बात सच हो जाती है, तो मैं ये कहने के लिए तैयार हो जाता हूं कि मृत्यु पेट से शुरू होती है। आंत की दीवार टूटने लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि किले में सेंध लग गई हो, युद्ध खत्म हो गया है और मौत आसन्न है। ये मानना आसान हो सकता है जब हम इसे अपनी आंखों से सी एलिगेंस में घटित होते हुए देख सकते हैं, लेकिन मनुष्यों द्वारा सामना की जा रही अनेक महामारियों और संकटों के साथ हम अब ये दिखावा नहीं कर सकते कि हमारे भीतर वही चीज नहीं हो रही है, भले ही हम इसे आसानी से ना देख पाएं। मेरा मतलब रुग्णता से भरा हुआ नहीं है, अच्छा शायद थोड़ा सा, बल्कि उम्मीद जगाना है। मैंने हजारों रोगियों को उनके लीकी आंत को ठीक करने और उनके मस्तिष्क और शारीरिक स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद की है। लीकी आंत को ठीक किया जा सकता है।
इसलिए अगर मृत्यु आंत में शुरू होती है तो उसे यहीं रोका जा सकता है और स्वास्थ्य को बहाल किया जा सकता है। मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं और लीकी आंत से पीड़ित जितने भी मरीजों का मैंने सफलतापूर्वक इलाज किया है, उसके बावजूद भी मैं ये जानकर हैरान रह जाता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से लोग अभी भी दावा करते हैं कि लीकी गट जैसी कोई बीमारी नहीं होती। वे मुझे एक ढोंगी मानते हैं, जिसे मैं वास्तव में एक बड़ी तारीफ मानता हूं, क्योंकि इससे मैं अच्छी संगति में आ जाता हूं। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, बेचैम्प। हालांकि इससे उन अनगिनत मरीजों को कोई मदद नहीं मिलती जो पीड़ित हैं। अगर कुछ और नहीं तो मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को पढ़कर ये विश्वास करें कि लीकी गट वास्तविक है और इसे ठीक किया जा सकता है। मैं आपको कैसे समझा सकता हूं? यहाँ एक सबूत है। जब चूहों को ऐसा आहार खिलाया गया जिससे गट डिसबायोसिस और लीकी गट की समस्या शुरू हो गई, तो उनकी आंतों से बैक्टीरिया आंत से मस्तिष्क में स्थानांतरित होने में सक्षम हो गए। जब चूहों के आहार में बदलाव किया गया तो उनके आंत के बायोम अधिक स्थिर हो गए और उनकी लीकी आंत ठीक हो गई। परिणाम स्वरूप उनके मस्तिष्क में काफी कम बैक्टीरिया थे। 19। क्या हम वास्तव में इतने अहंकारी हैं कि हम ये मान लें कि यही बात मनुष्यों में नहीं हो रही है? डिसबायोसिस और लीकी गट का एक दो पंच। आइए एक पल के लिए देखें कि डिसबायोसिस और लीकी गट एक दूसरे को कैसे बढ़ाते हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमारे पास एक स्वस्थ आंतरिक भूभाग होता तो आंत की दीवार का डिजाइन खूबसूरती से काम करता। ये है भूभाग में व्यवधान के कारण लीकी गट, रिसाव आंत और उससे उत्पन्न होने वाली तंत्रिका संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपने मेरी किताब द प्लांट पैराडॉक्स पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि आपके पेट के दोस्तों में से एक का काम हानिकारक यौगिकों को खाना और या नष्ट करना है जो आपकी आंत की दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे लेक्टिन। इस पर बाद में और अधिक। वे क्वार्टरबैक की रक्षा करने वाली फुटबॉल टीम की आक्रामक लाइन की तरह काम करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि फ्रंट फोर को इस हद तक खत्म कर दिया गया है और कुपोषित कर दिया गया है कि वे काम पर नहीं आ सकते। आपकी रक्षा करना तो दूर की बात है। शुक्र है कि बचाव की एक और पंक्ति है, बलगम। आंत की उपकला बलगम की एक परत से ढकी होती है और उस दीवार के ठीक अंदर आपकी पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली का 60 से 80% हिस्सा विशेष सफेद रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। ये आंत की दीवार पर हमला करने वाले किसी भी आक्रमणकारी के खिलाफ आपकी अंतिम दो रक्षा पंक्तियां हैं। सबसे पहले और सबसे सरल रूप से उस बलगम का उद्देश्य आंत की दीवार तक पहुंचने से पहले आक्रमणकारियों को फंसाना होता है। यदि वो काम नहीं करता है तो वे सफेद रक्त कोशिकाएं आपकी आंत की दीवार के माध्यम से प्रवेश करने वाली किसी भी चीज पर हमला करने के लिए होती हैं जो खतरा प्रतीत होती है। जब श्वेत रक्त कोशिकाएं ये पता लगाती हैं कि किसी खतरनाक चीज ने दीवार को तोड़ दिया है तो वे साइटोकाइन्स नामक भड़काव हार्मोन जारी करती हैं, जिससे सूजन होती है। यह आपके प्रतिरक्षा तंत्र के बाकी हिस्सों को संकेत देता है कि हमलावर रास्ते में हैं और उन्हें आसन्न हमले से खुद का बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर से यह प्रणाली बहुत अच्छी तरह से काम करेगी यदि आपके पास एक स्वस्थ भूभाग है। यह आपके प्रतिरक्षा तंत्र के लिए एक अच्छी बात है कि दुर्लभ उदाहरण में हमला करने के लिए तैयार रहें जब कोई घातक रोगाणु वास्तव में आंत की दीवार को पार कर गया हो। इस मामले में हमले से होने वाली तीव्र सूजन इसके लायक होगी। हालांकि स्वस्थ इलाके के बिना पूरा सिस्टम टूट जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रक्षा की पहली पंक्तियों को बनाए रखने के लिए आंत के दोस्तों के सही मिश्रण की आवश्यकता होती है। वे अवांछित आक्रमणकारियों को खा सकते हैं, सिग्नलिंग यौगिकों के साथ आक्रमणकारियों के विकास को विफल कर सकते हैं और उपकला के साथ एक मजबूत बलगम परत बनाए रख सकते हैं। मुझे पता है कि मुझे शायद पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने मेरी अन्य पुस्तकें पढ़ी हैं तो आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि मैं विशेष रूप से बैक्टीरिया की एक प्रजाति का पक्षधर हूं जिसे अक्करमेंसिया म्यूसिनिफिला कहा जाता है, जिसका अर्थ है बलगम से प्यार करने वाला। 20 अक्करमेंसिया अपने आंत के साथ बलगम परत को खाएं और इसका उपयोग ब्यूटेरेट का उत्पादन करने के लिए करें, जो आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFA में से एक है। 21 22 हाँ, ब्यूटेरेट एक और पसंदीदा है और अच्छे कारण से। एक संतुलित इलाके में
अक्करमेंसिया द्वारा उत्पादित ब्यूटेरेट आंत की दीवार को लाइन करने वाली कोशिकाओं को अधिक बलगम बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि अक्करमेंसिया जितना अधिक बलगम खाता है उतना ही अधिक आप बनाते हैं। यह आपकी सुरक्षा को मजबूत करता है। ब्यूटेरेट सूजन को भी कम करता है और आपके माइटोकॉन्ड्रिया के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, जो आपकी कोशिकाओं के भीतर छोटे पावर प्लांट हैं। स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ कोशिकाएं हैं, इसलिए आपके उपकला के साथ जितना अधिक ब्यूटेरेट होगा, आपकी आंत की दीवार उतनी ही मजबूत और स्वस्थ होगी। 23-24 दुख की बात यह है कि एक बाधित इलाके में आपके पास संभवतः पर्याप्त अक्करमेंसिया नहीं है, जिसका अर्थ है कि आपके पास पर्याप्त ब्यूटेरेट नहीं है, जिसका अर्थ है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया और उपकला को अस्तर करने वाली कोशिकाएं उतनी स्वस्थ नहीं है जितनी होनी चाहिए। साथ ही आपके पास पर्याप्त बलगम नहीं है, जिसका अर्थ है कि आपकी रक्षा की दूसरी पंक्ति खत्म हो गई है और आपके पास जो कुछ अक्करमेंसिया हैं वे भूख से मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बढ़ने और गुणा करने के लिए उस बलगम की आवश्यकता है। यह समस्या को बढ़ाता है और चक्र को कायम रखता है। डिसबायोसिस और लीकी गट का 1-2 पंच। इससे भी बदतर, जब हम अपने पेट के कई अंगों के लिए जरूरी खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं, यानी वे खाद्य पदार्थ जिनमें आहार फाइबर होता है, तो वे हताश होकर बलगम की परत को खाना शुरू कर देते हैं। समस्या ये है कि ये जीव बलगम से ब्यूटेरेट नहीं बना सकते हैं, जैसे कि अक्करमेंसिया बना सकता है। इसलिए बलगम की परत कोशिकाओं को मजबूत किए बिना या ज्यादा बलगम बनाने के लिए संकेत भेजे बिना ही खत्म हो जाती है। ये आपके बचाव के साथ साथ बलगम की परत को भी नष्ट कर देता है। 25 इसके अलावा अक्करमेंसिया और ये दूसरी प्रजातियां अब भोजन के रूप में बलगम के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अक्करमेंसिया और भी ज्यादा मरना शुरू कर देता है, जिससे डिसबियोसिस का मामला और भी बदतर हो जाता है। अब आपके पास लीकी गट है, लेकिन वास्तव में क्या लीक हो रहा है? मुख्य रूप से ये 4 चीजें हैं। पहला, रोगजनक बैक्टीरिया है जो वास्तविक खतरा है, ये अच्छा नहीं है। दूसरा, लेक्टिन है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, और यदि आपने मेरी अन्य पुस्तकें पढ़ी हैं तो आप इससे परिचित होंगे। लेक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कई पौधों में पाया जाता है, जो वास्तव में पौधे या उसके बीजों को शिकारियों द्वारा खाए जाने से बचाने के लिए एक रक्षा तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। यदि आपके पास स्वस्थ भूता है, हाँ, मैं इस वाक्यांश को बार बार दोहरा सकता हूं, तो लेक्टिन वास्तव में बहुत बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ मजबूत माइक्रोबायोम आमतौर पर लेक्टिन खाना पसंद करता है और उन्हें मूल्यवान यौगिकों में बदल सकता है। 26 इसके अलावा लेक्टिन प्रोटीन होने के कारण बलगम की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए आपके एंडोथीलियम पर बलगम की परत को उन्हें फंसाना और बांधना चाहिए। हालांकि एक बाधित इलाके में लेक्टिन को बांधने के लिए कोई बलगम नहीं होता है और उन्हें खाने के लिए कोई मजबूत माइक्रोबायोम नहीं होता है, इसलिए लेक्टिन आंत की परत के साथ रिसेप्टर्स के साथ बंधने में सक्षम होते हैं और ज़ोन्युलिन नामक एक यौगिक का उत्पादन करते हैं, जो आपके आंत की परत को एक साथ रखने वाले तंग जंक्शनों को तोड़ देता है। ये आंत की दीवार को और भी अधिक भेदने योग्य बनाता है, निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। संभावित आक्रमणकारियों का तीसरा प्रकार लिपोपॉलीसैकेराइड है, जो मृत बैक्टीरिया से कोशिका भित्ति के टुकड़े हैं। हालांकि मैं आमतौर पर कसम नहीं खाता, लेकिन आपको इन लोगों को याद रखने में मदद करने के लिए मैं ये कहना पसंद करता हूं कि एलपीएस का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि वे वास्तव में यही हैं। मैं लंबे समय से जानता हूं कि एलपीएस प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रियण और इसलिए सूजन का एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि जैसा कि मैं बाद में चर्चा करूंगा, मैंने हाल ही में ये भी पाया है कि आपके आहार में शामिल सही मात्रा में एलपीएस वास्तव में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को एलपीएस के साथ सहज होने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे सूजन कम हो सकती है। अंत में, अगर आंत की दीवार में एक अंतराल है, तो अपचित भोजन के कण, जो सामान्य रूप से आंत की दीवार से होकर बिना टूटे और अवशोषित हुए कभी नहीं निकल पाते, वो रिस सकते हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को विदेशी आक्रमणकारी शाब्दिक रूप से छींटे लगते हैं और इन पर भी हमला किया जाता है। आप शायद पहले से सोच रहे होंगे कि प्रतिरक्षा प्रणाली भोजन के कणों और मृत बैक्टीरिया के निर्दोष टुकड़ों पर हमला क्यों कर रही है, जो पारगम्य आंत से रिश्ते हैं। इसका सरल उत्तर ये है कि बिना सही उपचार के प्रतिरक्षा प्रणाली को शिक्षित करने के लिए आंत के दोस्तों का मिश्रण, हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं सचमुच नहीं जानती हैं कि किसी खतरे को कैसे पहचानना है। इसलिए वे पछतावे से बेहतर सुरक्षित का दृष्टिकोण अपनाते हैं, लगभग लगातार अलार्म बजाते हुए, आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हुए। खराब तरीके से प्रशिक्षित मिलिशिया न्यूरो इन्फ्लेमेशन की ओर ले जाता है।
आइए एक पल पीछे जाएं और देखें कि आंत में प्रतिरक्षा कोशिकाएं आक्रमणकारी और आंत के साथी के बीच कैसे अंतर करने में सक्षम होती हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मुख्य रूप से आपको हानिकारक बैक्टीरिया, वायरसों और अन्य अवांछित रोगाणुओं से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं में परिष्कृत स्कैनिंग डिवाइस होते हैं जिन्हें टोल लाइक रिसेप्टर्स TLRs कहा जाता है, जो विशिष्ट अणुओं की संरचना को पहचानते हैं। जैसे ही कोई अणु आंत की दीवार से होकर गुजरता है, TLRs ये निर्धारित करने के लिए इसे स्कैन करते हैं कि क्या ये विदेशी और खतरा है या ये परिचित है, और ये जाना जाता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर से ये प्रणाली बढ़िया काम करनी चाहिए, लेकिन जब आपके पास लीकी आंत और डिसबियोसिस का 1-2 पंच होता है तो ये काम नहीं करता है। उदाहरण के लिए, चूहों में लीकी आंत TLR सिग्नलिंग आंत माइक्रोबियल संरचना और महत्वपूर्ण कॉग्निटिव हानि में परिवर्तन की ओर ले जाती है। 27 आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली LPS पर बारकोड को जीवित बैक्टीरिया के रूप में खतरे के रूप में पढ़ती है, भले ही वे मृत हों। और फिर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली खतरे से निपटने के लिए सूजन को ट्रिगर करती है। 28 ऐसा क्यों होता है? पाश्चर के दिनों से हम बैक्टीरिया को मारने और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को उनसे कभी भी सामना करने से रोकने के लिए इतने इच्छुक रहे हैं कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अब बैक्टीरिया को बिल्कुल भी नहीं पहचानती है और जीवित या मृत या हानिरहित या रोगजनक बैक्टीरिया के बीच अंतर नहीं कर सकती है। इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली उच्च अलर्ट पर रहती है। LPS और अन्य बैक्टीरिया के टुकड़ों जैसे मृत माइटोकॉन्ड्रिया को रोगजनकों के रूप में मानती है, जिससे हमला शुरू हो जाता है। 29 मैं आज हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में सोचना पसंद करता हूं, क्योंकि ये एक खराब प्रशिक्षित मिलिशिया के रूप में मौजूद है। अपने शीर्ष रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली को संगठित लक्षित हमलों में कुशल और सक्षम हो, रोगाणुओं का तेजी से और बिना किसी भी संपार्श्विक क्षति के निपटारा किया जाता है। दुख की बात है कि अब हमारे पास एक असंगठित समूह है जो चिंतित और अति उत्साही है, जो हर चीज को एक भयानक खतरे के रूप में देखता है। ये उनकी गलती नहीं है, उन्हें ठीक से नहीं सिखाया गया था। लेकिन उन्हें प्रशिक्षित कौन करेगा? बेशक आपके पेट के साथी। आपके पेट के साथी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने के कई तरीके जानते हैं। एक बात के लिए, सूक्ष्म जीवों के बीच संकेत इस बात को प्रभावित करते हैं कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन और उपयोग कैसे करती है। 30 ये रोगाणु मुक्त जानवरों में आसानी से देखा जा सकता है, जो जन्म से ही माइक्रोबायोम के बिना बड़े होते हैं और जिनमें गंभीर प्रतिरक्षा प्रणाली दोष और एंटीबॉडी में पर्याप्त कमी होती है। 31 इसके अलावा आप शायद ज्यादातर बैक्टीरिया पर कोड़े जैसे उपांगों की कल्पना कर सकते हैं। इन्हें फ्लैजेलिन कहा जाता है और ये बैक्टीरिया को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब हम जानते हैं कि संक्रमण का सामना करते समय फ्लैजेलिन प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सक्रिय करता है। वे साइटोकाइन रिलीज को ट्रिगर करते हैं और एक सिग्नलिंग कैस्केड को प्रेरित करते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जीन को सक्रिय करता है। हालांकि जब आपका इलाका बाधित होता है तो ये फ्लैजेलिन प्रतिरक्षा जीन को सक्रिय करते हैं और तब भी साइटोकाइंस को रिलीज करने के लिए अलार्म बजाते हैं जब आप किसी घातक संक्रमण का सामना नहीं कर रहे होते हैं, जिससे सूजन होती है। 32 याद रखें, ये अलार्म जो लगातार बजता रहता है सिर्फ आंत में साइटोकाइंस को रिलीज नहीं करता है, ये पूरे शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सतर्क रहने और हमला करने के लिए तैयार रहने को कहता है, जिससे व्यापक सूजन होती है जो आपकी आंत से लेकर आपके मस्तिष्क तक फैलती है। ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन उन समस्याओं का असली मूल कारण है जिसका हम वर्तमान में अपने मस्तिष्क से सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि हल्की मस्तिष्क सूजन भी मस्तिष्क कोहरे और मानसिक तीक्ष्णता की कमी का कारण बन सकती है। हाल ही में ये दिखाया गया कि लंबे समय तक कोविड के लक्षण के रूप में मस्तिष्क कोहरा वास्तव में न्यूरो इन्फ्लेमेशन से उत्पन्न होता है। 33 साइड नोट, क्या आप जानते हैं कि वायरस किसमें बहुत अच्छे हैं? लीकी गट का कारण बनना इन न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का असली मूल कारण। 34 इससे भी बदतर बात यह है कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन के दीर्घकालिक या अधिक गंभीर मामले न्यूरो डिजेनरेशन के प्रमुख कारण हैं जो उम्र के साथ होता है। अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस रोग जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की शुरुआत और या प्रगति के रूप में। 35 मैं इस पर बाद में और अधिक विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी के लिए यह कहना पर्याप्त है कि रोगाणु मुक्त चूहों में न्यूरो इन्फ्लेमेशन में किसी भी उम्र से संबंधित वृद्धि नहीं होती है। 36 खैर ये सच है, ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूरो इन्फ्लेमेशन आंत में बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, लेकिन न्यूरो इन्फ्लेमेशन का प्रभाव इससे भी आगे जाता है।
जब आपके मस्तिष्क में प्रतिरक्षा कोशिकाएं, जिन्हें ग्लियल कोशिकाएं कहा जाता है, को ये संकेत मिलता है कि हमलावर आ रहे हैं, तो वे असाधारण उपाय करते हैं। ग्लियल कोशिकाएं आपके न्यूरॉन्स की रक्षक हैं और वे अपना काम बहुत गंभीरता से करती हैं। वे आपके न्यूरॉन्स को पोषण और सहायता प्रदान करती हैं और आपके मस्तिष्क से अपशिष्ट और मृत कोशिकाओं को साफ करती हैं। वे डेंड्राइट्स को भी हटा देती हैं, वे संरचनाएं जो न्यूरॉन्स को अन्य न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करने में मदद करती हैं जब वे बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं, जिससे अन्य डेंड्राइट्स खुद को मजबूत कर लेते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। आपकी ग्लियल कोशिकाओं को आपके आंत के साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो आपके जन्म से भी पहले शुरू हो गया था। 37 जब ग्लियल कोशिकाओं को आपके आंत के साथियों से संदेश मिलता है कि आक्रमण आ रहे हैं, तो वे अपनी छटाई प्रक्रिया को आक्रामक रूप से बढ़ा देती हैं, जिससे न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन पूरी तरह से कट जाते हैं। 38 मैं इसे इस तरह से सोचना पसंद करता हूं कि वे महल की रक्षा के लिए ड्रॉब्रिज को ऊपर खींच रहे हैं। ये एक साहसिक रणनीति है, लेकिन कभी-कभी किसी राज्य की रक्षा के मामले में या हमारे मामले में एक सेल की रक्षा के लिए आवश्यक है। पूर्व के साथ ये बाहरी आपूर्ति तक किसी भी पहुंच के बिना महल छोड़ देता है। आपके मस्तिष्क में इसका मतलब है कि आपके न्यूरॉन्स रासायनिक संदेश भेजने और प्राप्त करने में असमर्थ हैं, लेकिन ये संदेश विचारों और यादों की शाब्दिक रासायनिक चिंगारी हैं। क्या आपको वे बैक्टीरिया याद हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था और जो हाल ही में मस्तिष्क में पाए गए थे? ऐसा लगता है कि उन्हें एस्ट्रोसाइट्स नामक एक खास प्रकार की कोशिका के लिए बहुत खास पसंद है, जो आपके न्यूरॉन्स का समर्थन करने के लिए ग्लियल कोशिकाओं के साथ काम करती हैं। हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वे मस्तिष्क की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित करने में मदद करने के लिए मौजूद हैं। 39 हमने केवल सतह को खरोचा है, लेकिन मुझे आशा है कि आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि आंत न्यूरो इन्फ्लेमेशन की वास्तविक जड़ है, जो बदले में न्यूरो डीजनरेशन और कई सामान्य मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक मुद्दों की वास्तविक जड़ है। हमारे बाधित आंतरिक इलाकों के साथ हम में से लगभग सभी को अब लीकी वात है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली और क्रॉनिक न्यूरो इन्फ्लेमेशन की लगभग निरंतर सक्रियता होती है। 40 ये आपदा का नुस्खा है, लेकिन इसे बदला जा सकता है, साथ ही इससे होने वाली बीमारियों और लक्षणों को भी। अध्याय समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वो बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक। आपको यहाँ बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन ऑडियो बुक हिंदी। यह बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। यदि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख सुन पाएंगे। यदि आप फॉलो सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं।